हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास +2 के हिंदी विषय के एग्ज़ाम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव व हिंदी व्याकरण से पूछे जाने वाले प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, गज़ल किस साहित्य में अधिक प्रसिद्ध है। राइट आंसर रहेगा उर्दू। बगुलों के पंखों द्वारा क्या चुराने की बात कही गई है। आँख। श्री राम का विलाप सुनकर कौन विकल हो गए। वानर विकल हो गए। निराला ने जीर्ण बाहु किसे कहा है। कृषक को कहा है। ममता के बादल में कौन सा अलंकार है। रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपाहिज के होठों पर कैसे भाव दिखाई देते हैं। कसम साहट के भाव दिखाई देते हैं। पतंगबाजों के पैर कैसे कहे गए हैं। बेचैन कहे गए हैं। बच्चन जी की पहली पत्नी का नाम क्या था। श्यामा। किस पहलवान को शेर का बच्चा कहा गया। चांद सिंह पहलवान को शेर का बच्चा कहा गया है। गज़ल में निहित कवि की पीड़ा का चित्रण कीजिए। फिराक की गज़ल में प्रेम की वियोग की पीड़ा की अनुभूति सहज ही अनुभव की जा सकती है। वियोग की पीड़ा में कवि अपनी प्रेमिका की याद में रोता है और व्याकुल हो उठता है, अर्थात तड़पता है। उसकी आँखों से आंसू झलकते रहते हैं। इस गज़ल में कवि की यही पीड़ा व्यक्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मण के उपचार का वर्णन कीजिए। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर श्री राम विलाप करने लगते हैं। सारा वातावरण निराशाजन्य हो जाता है, किंतु जो ही हनुमान जी संजीवनी लेकर वहां पहुंच जाते हैं तो निराशा हर्षोल्लास में बदल जाती है। श्री राम हनुमान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। वहां उपस्थित वैद्य ने संजीवनी से लक्ष्मण का उपचार किया और वह होश में आ गया। वैद्य को सम्मान वापस पहुंचा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय से उषा का कौन सा जादू टूट जाता है। सूर्योदय के कारण लगता उषा का अलौकिक रंग रूप टूटने लगता है। सूर्योदय से पहले प्रातःकालीन प्रकृति में परिवर्तित होती हुई दिखाई देती है। रात्रिकालीन कालिमा लुप्त हो जाती है और हल्की हल्की लालिमा पूर्व दिशा में फैलने लगती है। इस प्रकार उत्साह का अद्वितीय रूप सौंदर्य लुप्त हो जाता है और आकाश में सूर्य का प्रकाश फैलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने अपने जीवन में सब कुछ सहर्ष स्वीकार किया है। कवि ने अपने जीवन में जो कुछ भी भोगा है, अर्थात सुख दुख जो कुछ भी पाया है, चाहे वह गरीबी हो या विचार वैभव, वह सब उसके प्रिय को भी प्यारा है। कवि की इन उपलब्धियों के पीछे उसके प्रिय की प्रेरणा काम करती रही है, इसलिए उसने अपने जीवन में सब कुछ सहर्ष स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमरे में बंद अपाहिज कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कवि रघुवीर सहाय ने दूरदर्शन कर्मियों की व्यवसायी प्रवृत्ति पर करारा व्यंग्य किया है। दूरदर्शन कर्मी दूरदर्शन के कार्यक्रमों द्वारा अपाहिज के दुख दर्द को बेचते हैं। उनके मन में न तो अपाहिज के प्रति सहानुभूति है और न ही संवेदना। वे अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए अपाहिज से ऐसे बेतुके प्रश्न पूछते हैं। कवि दूरदर्शन कर्मियों की इस मानसिकता का विरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात पेचीदा क्यों होती चली गई। कवि सहज एवं सरल भाषा में अपनी बात को कह सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह भाषा को तोड़ने मरोड़ने लगा ताकि उसका कथन अधिक प्रभावशाली हो सके। इसका परिणाम यह हुआ कि उसके कृत्रिम भाषा के फलस्वरूप कवि का कथन उलझता चला गया और बात पेचीदा होती चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंगबाजों की मानसिकता का वर्णन कीजिए।
पतंग आलोक धनवा की सुप्रसिद्ध काव्य रचना है। इसके माध्यम से कवि ने पतंग उड़ाने वाले बच्चों की मानसिकता को उजागर किया है। पतंग उड़ाते समय बच्चों की बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों की कल्पनाओं के पंख लग जाते हैं। पतंग की उड़ान के साथ साथ वे भी आकाश में उड़ान को अनुभव करते हैं। पतंग उड़ाने वाले बच्चे अपेक्षाकृत अधिक उत्साही और निडर होते हैं। वह छतों के खतरनाक किनारों पर खड़े होकर भी अपना पतंग उड़ाते हैं। पतंग उड़ाते समय खुरदरी छतें भी उन्हें कोमल लगते हैं। इस प्रकार पतंगबाज बच्चों की मानसिकता उत्साह, उमंग को और निडरता से परिपूर्ण रहती है। हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 में इलाहाबाद प्रयाग में हुआ। उनकी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय में बच्चन जी को हिंदी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया। सन 1966 में बच्चन जी को राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। भारत सरकार ने बच्चन जी को पद्म विभूषण की उपाधि से विभूषित किया। बच्चन जी की प्रमुख रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, आकुल अंतर, एकांत संगीत, दो चट्टानें, संतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, नीड का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक। बच्चन जी की मृत्यु सन 2003 में मुंबई में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो समाचार की संरचना पर प्रकाश डालिए। रेडियो के लिए समाचार लिखना एक विशेष प्रकार की कला है। यह समाचार पत्रों के समाचार लिखने की विधि से सर्वथा अलग है। इसका कारण है कि दोनों माध्यमों की प्रकृति अलग अलग है। अतः रेडियो के लिए समाचार लिखते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। रेडियो का प्रयोग शिक्षित अथवा अशिक्षित सभी प्रकार के लोग करते हैं। दूसरा, रेडियो केवल श्रव्यता पर आधारित है और समाज के सभी वर्गों के लोग इसका अधिकाधिक प्रयोग करते हैं। समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। 90% खबरें या कहानियां इस शैली में लिखी जाती हैं। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को 3 भागों में बांटा जाता है: इंट्रो, बॉडी तथा समापन। इंट्रो को लीड भी कहते हैं, हिंदी में इसे मुखड़ा कहा जाता है। इसमें खबर के मूल तत्व को 1-2 पंक्तियों में बता दिया जाता है। यह समाचार का महत्वपूर्ण भाग माना गया है। इसके बाद बॉडी में समाचार का विस्तृत ब्यौरा क्रमानुसार दिया जाता है। यद्यपि इस शैली में समापन जैसा कोई तत्व नहीं होता, तथापि इसमें प्रासंगिक तथ्य तथा सूचनाएं भी दी जाती हैं। उल्टा पिरामिड शैली में समापन होता ही नहीं है। यदि समय और स्थान की कमी हो जाए तो अंतिम पैराग्राफ या पंक्तियों को काटकर समाचार छोटा कर दिया जाता है। इस प्रकार समाचार समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया और तूफान। मिट्टी से बना छोटा सा दीपक जल रहा है। हवा का झोंका उसे बुझाना चाहता है, परंतु वह अंधकार को दूर भगाने के लिए संघर्ष कर रहा है। उसके द्वारा उत्पन्न किया गया हल्का सा उजाला आसपास के वातावरण में आशा की किरण जगाता है। इस घने काले अंधकार में वह अपने मंद मंद प्रकाश से लोगों को रास्ता दिखाता है। जैसे ही कोई हवा का झोंका आता है तो दिया कांप उठता है। ऐसा लगता है कि यह लो अंधकार में लीन हो जाएगी। फिर वह दिया टिमटिमाता हुआ पुनः प्रकाश की किरणें बिखेरने लग जाता है। सामने से आता हुआ तूफान भी दीपक की लौ को बुझा नहीं पाता। लगभग यही स्थिति मानव की है। उसके जीवन में अनेक बाधाएं उत्पन्न होते रहते हैं। दिए के समान वह भी उन बाधाओं को सामना करता हुआ निरंतर आगे बढ़ता रहता है। जो लोग बाधाओं से घबराकर संघर्ष करना छोड़ देते हैं वे नष्ट हो जाते हैं, परंतु जो निरंतर संघर्ष करते रहते हैं वे निश्चय से ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। उनकी स्थिति तूफान में दिए के समान होती है। मानव को जीवन की कठिनाइयों से कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डट कर सामना करना चाहिए।
यदि एक नन्हा सा दीपक तूफान का सामना कर सकता है तो फिर मनुष्य क्यों नहीं कर सकता। जो लोग बाधाओं का सामना करके सफलता प्राप्त करते हैं वे लोग तपे हुए सोने के समान शुद्ध होते हैं, वही समाज के लिए उपयोगी होते हैं। ऐसे लोग न केवल अपना निर्माण करते हैं बल्कि समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे दिन। अच्छे दिन का अर्थ है जीवन में खुशहाली का आना। सभी प्रकार की उन्नति के साधनों का उपलब्ध होना ही अच्छे दिनों का आना है, किंतु क्या कभी ऐसा होना संभव है। यदि मैं जीवन एक आवश्यकता पूरी होती है तो तत्काल दूसरी कामना का जन्म हो जाता है। उसके पूरा न होने पर अच्छे दिन होने की कल्पना गायब हो जाती है। आज के समय में अच्छे दिन का अर्थ है कुछ बदला हुआ रूप लेकर हमारे सामने आया है। इसका अर्थ है कि गरीबी ने महंगाई को पूरा नियंत्रण हो, गरीबी न हो, दैनिक जीवन के प्रयोग की सभी वस्तुएं सही कीमत पर उपलब्ध हो आदि प्रश्न उठते हैं। क्या ये संभव है? यदि संभव नहीं है तो अच्छे दिनों का नारा व्यर्थ सिद्ध होता है। अच्छे दिन किसी सरकार द्वारा नहीं लाए जा सकते। इन्हें लाने के लिए तो हम सबको मिलकर सहयोग करना पड़ेगा। इसके लिए चोर बाजारी, भ्रष्टाचार आदि को दूर करना होगा, अपनी आवश्यकताओं पर नियंत्रण रखना होगा, जमाखोरी की भावना को त्यागना होगा, हर कार्य को ईमानदारी से करना होगा, तभी अच्छे दिन आने की संभावना बनी सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान छापेखाने का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग ने। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है? 30 से 40 मिनट। समाचार लेखन में किस शैली का प्रयोग करते हैं? उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग करते हैं। टेलीविज़न किस प्रकार का माध्यम है? दृश्य एवं सर्वे माध्यम है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? सन 1930 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। इंटरव्यू के लिए हिंदी शब्द क्या है? साक्षात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाटक किस प्रकार की विधा है? रंगमंचीय विधा है। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अयाधि संधि के उदाहरण। ने प्लस अन नयन, गई प्लस अक गायक। यण संधि के उदाहरण। अति प्लस आचार अत्याचार। वृद्धि संधि सदा प्लस एव सदैव। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? यदि 2 सवर्ण स्वर पास पास आ जाए तो दोनों को मिलाकर एक ही दीर्घ स्वर हो जाता है, जैसे विधा प्लस अर्थी, विधार्थी। स्वर संधि किसे कहते हैं? 2 स्वरों के परस्पर समीप आने से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, जैसे रमा प्लस इस, रमेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने से उसमें जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, जैसे अतः प्लस एव अतएव, नमः प्लसकार नमस्कार। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन के आ जाने पर उसमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, जैसे जगत प्लस ईस जगदीश, उतय प्लस लास उल्लास। अविभाव समास किसे कहते हैं? जिस समास में पहला पद अव्यय हो तथा दूसरे शब्द से मिलकर पूरे समस्त पद को ही अव्यय बना दें उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, रातों रात, रात ही रात में अव्ययभाव समास है। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो किंतु पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान उपमेय विशेषण विशेष्य का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। चरण कमल, कमल के समान चरण में कर्मधारय समास है। बहुव्रीहि समास। जब समस्त पद के दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान न हो तथा कोई बाहर का पद प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास का समस्त पद अन्य पद के लिए विशेषण का कार्य करता है, जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। लंबोदर, लंबे उदर वाला गणेश।
अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य। बच्चे को दूध नहलाकर पिलाओ। शुद्ध वाक्य बच्चे को नहलाकर दूध पिलाओ। एक सेब की पेटी ले आना। सेब की एक पेटी ले आना। मुझे अनेकों भाषाओं का ज्ञान है। मुझे अनेक भाषाओं का ज्ञान है। कृपया करके मुझे यह काम करने दें। कृपया मुझे यह काम करने दो। वह वापस लौट आया। वह लौट आया। विदा प्राप्त करके मैं नौकरी करूँगा। शिक्षा समाप्त करके मैं नौकरी करूँगा। सुंदरता प्रशंसनीय है। सौंदर्य प्रशंसनीय है। मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तन्नु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा में उत्प्रेक्षा अलंकार है। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ एक शब्द के एक ही बार प्रयुक्त होने पर दो अर्थ निकले उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चुन। यमक अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ किसी शब्द या शब्दांश का एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। समास बनाते समय तथा या और समूचे बोधक शब्दों का लोप हो जाता है वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे रात दिन, रात और दिन। दाल रोटी, दाल और रोटी। हमारे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।